Hello. Hello. Hello, sir. Okay. I think no one interested for class. All of both are you interested? Yes, sir. Okay. Okay. Then I will start. Okay. I'm not waiting for others. I'm sharing here screen. Okay. Okay, sir. स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, सर. Okay. First I will revise, then I further add. ये जो चैप्टर है ना, आपको 9 में मिल जाएगा. 9 बुक आपको पता है? मॉड्यूल 9 का बुक. हाँ, मॉड्यूल 9 कैप नहीं, कैप में नहीं मिलेगा आपको. एविएशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन हैंडबुक एक है, फा की एविएशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन हैंडबुक. ओके, सर. हाँ, आपको वहाँ भी ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं यासा को प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि सेम चैप्टर है, एज इट इज़ है. तो हमने देखिए आपको यहाँ पे बताया था मेटल की प्रॉपर्टीज़: हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिक, टफनेस. और देखिए मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ये सिमिलर होते हैं. ये लास्ट लाइन देखिए, और मैं यहाँ पे पेन से कलर करता हूँ. देखिए ये लाइन देख रहे हैं आप लोग? यस, सर. हाँ, तो ये डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी सेम ही होता है कि किसी भी मेटल को एक सीट में बदलना या फिर पतली तार में खींचना, ये मैलिएबल या फिर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है. इलास्टिसिटी हमने आपको समझा दिया था कि वो अपने अगर डिफॉर्मेशन फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो अपने फर्स्ट स्टेज में वापस आ जाती है, फर्स्ट शेप में. वो इलास्टिसिटी होती है. टफनेस भी आपको बताया था कि जो टीयरिंग या फिर शेयर फोर्स होती है वो इसकी टफनेस डिफाइन करती है. यस, सर. या एंड ब्रिटलनेस आपको बताया था कि अगर किसी भी फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, उसे हम ब्रिटल कहते हैं. फिजिबिलिटी क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म पकड़ लेना, किस टेम्परेचर पर वो मेटल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वो उसकी फिजिबिलिटी कहलाती है. ओके. तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि वेल्डिंग में क्या होती है वो भी फिजिबल है. स्टील के बारे में फिजिबिलिटी बता रहा है कि 2600 फ़ारेनहाइट हो टेम्परेचर तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. एल्युमिनियम एलॉय के लिए बताया अप्रोक्सीमेटली 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट. कंडक्टिविटी में दो कंडक्टिविटी होती है, हीट कंडक्शन होता है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है. थर्मल एक्सपेंशन में हमने बताया था कि अगर हीट हम इंक्रीज करते हैं, किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है. एंड अगर हम उसे कूल करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. इसमें बस यही प्रॉपर्टीज़ थी. और फेरस एयरक्राफ्ट मेटल्स में हमने आपको बताया था कि आयरन इसका मेन एलॉइंग एलिमेंट होता है. फेरस एयरक्राफ्ट मेटल हम उन्हें कहेंगे जिसमें आयरन की कंटेंट ज़्यादा हो. ओके. और हमने ये बताया था कि स्टील कैसे हाँ, हमने ये बताया था कि आपको स्टील कैसे बनता है, तो उसमें हम आयरन में कार्बन की कंटेंट मिलाते हैं. ओके. तो वो मिलाने के कई प्रोसेस होते हैं जो कि हमें नहीं पढ़ना है, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं. बाकी कुछ कुछ हमें पढ़ना है जो आगे हम पढ़ेंगे.
और हमने बताया था कि स्टील के ऐसे ही नंबरिंग सिस्टम हमने ग्रुप में वो पीडीएफ भेजा था, आपने देखा था? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो जैसे जैसे हम क्लास कराते जाएंगे ना, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी, जो आपके मॉड्यूल एग्जाम में भी हेल्प करेगी, सेमेस्टर में भी हेल्प करेगी, और आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं उसी पीडीएफ को अपडेट करके, डेली अपडेट करके मैं शेयर करता रहूँगा। ओके। Okay, sir. हाँ, हमने ऐसे ही नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था। यहाँ ऐसे ही नंबर सिस्टम में 4 डिजिट होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो टाइप ऑफ स्टील बताता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट टाइप ऑफ स्टील, एंड जो सेकेंड डिजिट होती है वो क्या बताती है कि उसमें जो मेजर एलॉइंग एलिमेंट है वो कितना % है। ओके, और जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, इन 100th। हाँ, वो पॉइंट बताता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मेटल स्टॉक, यहाँ पे हमने आपको नहीं ज़्यादा कुछ बताया था। हमने स्पार्क टेस्ट के बारे में बताया था कि स्पार्क टेस्ट क्या होता है। ग्राइंडर पे हम टच कराते हैं मेटल को, तो जो स्पार्क की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कौन सा मेटल है। इतना हमने आपको बताया था स्पार्क टेस्ट में। Yes, sir. अब आते हैं हम यहाँ पे, स्टील, टाइप ऑफ स्टील एंड स्टील एलॉय। हमने यहाँ पे आपको स्टील 3 तरह के बताए थे। 3 तरह के कार्बन की कंटेंट हो सकती है स्टील में। अगर आयरन में कार्बन की कंटेंट 0.1 to 0.3% हो तो वो मीडियम कार्बन, लो कार्बन स्टील बनती है। और उसका ऐसे ही रेंज क्या होती है जो आपका इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, 10102 to 1030। इसी तरह से हमने मीडियम कार्बन स्टील के बारे में बताया था कि 0.3 से 0.5% उसमें कार्बन होती है आयरन में, तो वो मीडियम कार्बन स्टील होता है। और नेक्स्ट हमने बताया था हाई कार्बन स्टील, जिसमें 0.5 to 1.05% कार्बन होता है, तो वो हाई कार्बन स्टील में आता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टील के एलॉय। स्टील के एलॉय में हमने बताया था स्टील में क्या होता है, कार्बन और आयरन होता है। आयरन में कार्बन की कंटेंट। अब स्टील एलॉय क्या होती है कि कार्बन आयरन से तो मिलके बना है स्टील। अब इनमें हम एक अलग से प्रॉपर्टीज़, मतलब हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और चेंज हो जाए, कुछ और इम्प्रूव हो जाए, कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हम और लाना चाहते हैं उनमें, तो हम इसमें कुछ अलग मेटल मिलाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट आता है यहाँ पे वेरियस निकल स्टील। देखिए ये वाला लाइन, ये वेरियस निकल स्टील मतलब कि वेरियस मतलब कह रहा है कि यहाँ पे कई तरह से निकल स्टील बन सकते हैं। निकल स्टील मतलब कि अब हम स्टील में क्या करेंगे, निकल की कंटेंट मिलाएंगे। और कितना मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 3 to 3.75% निकल हम मिलाते हैं, तो हम उसे निकल कार्बन स्टील भी कहते हैं या फिर निकल स्टील कहते हैं। अगर निकल की कंटेंट मिलाते हैं स्टील में, और हम कितना मिलाते हैं, इसकी रेंज है 3 to 3.75। ओके, ये आपके मॉडल एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। हाँ, अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम निकल स्टील अगर मिलाएं तो हम क्यों मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीज हार्डनेस इसकी बढ़ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इलास्टिक लिमिट बढ़ जाएगी स्टील की, मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन सह सकता है और वो हार्ड हो जाएगा अगर हम निकल की परसेंटेज हम बढ़ाते हैं स्टील में। तो ओके, इन प्रॉपर्टीज़ को हमें इन प्रॉपर्टीज़ को गेन करने के लिए हमें निकल मिलाना होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग अपना नोट बनाते जाइएगा या फिर मैं आपको नोट दूंगा, मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे मतलब निगेटिव इफेक्ट होता है, डिक्रीज द डक्टिलिटी। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ जब हार्ड हो जाती है ना तो वो डक्टिलिटी नहीं रह जाती है। जैसे कि
गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड हार्ड नहीं होता है, इसीलिए वो पतली सी सीट में चेंज हो सकता है। देखिए आयरन हार्ड होता है, इसके वजह से वो डक्टाइल नहीं है, उसको आप पतली तारों में नहीं बदल सकते या पतली सीट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे निकिल इसलिए मिलाया गया था क्योंकि हमें हार्डनेस बढ़ानी थी। अब ये हार्ड हो गया, मतलब कि इसकी डक्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आप इस बात को समझ रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए अगर अगर कोई चीज़ हार्ड है तो वो डक्टाइल नहीं है। डक्टाइल क्या होता है कि हम उसे पतली सीट में बदल दें, ओके, या फिर उसे हम पतली तार में बदलें, वो डक्टाइल होता है। तो जो हार्ड मेटल होते हैं ना वो डक्टाइल नहीं होते क्योंकि वो ब्रेक कर जाएंगे। जैसे आयरन हार्ड होता है, वो डक्टाइल नहीं है, उसे आप पतली सीट में नहीं बदल सकते, वो ब्रेक कर जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे निकिल मिलाई गई है हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और इलास्टिक लिमिट के लिए। तो फर्स्ट ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि हार्डनेस इंक्रीज करना है। तो जैसे हम हार्डनेस इंक्रीज करेंगे इसकी, तो ये कंफर्म है कि उसकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। हाँ, तो यही ये लिखा है कि अप्रिशिएबली डिक्रीजिंग द डक्टिलिटी, मतलब कि यहाँ पे हम डक्टिलिटी डिक्रीज करते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ऐसे ही 233 steel is used extensively for aircraft parts such as bolts, terminals, keys, clavis and pins। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है। जो SAE 233 स्टील है वो कहाँ यूज होता है एयरक्राफ्ट में, तो बोल्ट बनाने में, टर्मिनल्स के लिए, कीज बनाने में, क्लेविस एंड पिन बनाने में। क्लेविस बोल्ट होता है, कई तरह से होते हैं बोल्ट, कीज, आपको हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारा हो गया निकिल स्टील, ओके। हाँ, अब हम आते हैं किस पे, क्रोम स्टील पे। क्रोम स्टील का किसे कहेंगे, हाँ क्रोम, उसे हम क्रोम स्टील पे कहते हैं। हाँ, जिसमें हम क्रोमियम की कंटेंट को, हाँ उसमें हम जिसमें हम क्रोमियम की कंटेंट को मिलाएंगे। या देखिए आप, ये क्रोमियम स्टील है, इसमें क्या बता रहा है कि क्रोमियम भी क्या करता है कि हार्डनेस को इंक्रीज करेगा। आप यहाँ देखिए, हार्डनेस, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, कोरोजन रेजिस्टेंस। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो इंक्रीज करता है क्रोमियम का काम होता है, हम क्रोमियम को इसलिए स्टील में मिलाते हैं कि वो कोरोजन प्रॉपर्टी को, कोरोजन रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करें, ओके। मेटल को हार्ड कर देगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा और क्रोमियम इसलिए हम मिलाएंगे ताकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, इसलिए हम ये क्रोमियम मिलाते हैं स्टील में। मेन प्रॉपर्टी यही है इसकी। अब अगर इसे हम आफ्टर क्रोमियम हमने मिला दिया, अब इसे हम हीट ट्रीटेड करते हैं, जैसे फॉर्जिंग में हमने बताया था ना, उसको हीट करके पीटा जाता है हैमर से, या फिर कई तरीके होते हैं, ओके। तो इसमें क्या होती है, इसकी टफनेस बढ़ जाती है। टफनेस क्या होती है, टियर या फिर शेयर स्ट्रेंथ को वो विदस्टैंड कर सके, सह सके। इसका यूज़ देखिए बता रहा है कहाँ हो सकता है, प्लेन कार्बन स्टील। तो ये प्लेन कार्बन स्टील बनता है। अगर इसकी टफनेस और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हम इसे प्लेन कार्बन स्टील भी कह रहे हैं। इसका यूज़ देखिए कहाँ हो रहा है, बाल्स, रोलर, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। बाल बियरिंग आपने देखा होगा, सिंपल बाल बियरिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साइकिल में आप नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। हाँ, साइकिल में मिल जाता है। रोलर बेयरिंग तो हमने नहीं देखा है कहीं पे। रोलर बेयरिंग भी होती है जहाँ पे बॉल की जगह पे हम, हाँ काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा बॉल बेयरिंग। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस मेरा मकसद ये है कि आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ जाए। और वैसे ही रोलर होता है कि हम बॉल की जगह पे रोलर यूज कर लें। और ये इनका यूज किनका, प्लेन कार्बन स्टील का। तो आपका ये एक IMP टॉपिक होगा, प्लेन कार्बन स्टील का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, बॉल बियरिंग में है एंड रोलर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में है।
ओके, तो ये हमारा हो गया क्रोम स्टील। अब क्रोम स्टील की प्रॉपर्टी हमने बताई है कि इसलिए हम इसे यूज करते हैं ताकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। इसका मेन प्रॉपर्टीज यही है। अब देखिए क्या हुआ कि अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो या ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके ओके ओके, तो अभी जो नेक्स्ट आ रहा है ना, अब देखिए क्रोमियम निकिल या क्रोम निकिल हम कहते हैं, क्रोम निकिल या फिर स्टेनलेस स्टील। आप लोग सुने होंगे स्टेनलेस स्टील का नाम। स्टेनलेस स्टील की जो चमक होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अभी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जिसे हम क्रोम निकिल स्टील भी कहते हैं। अभी देखिए हम स्टील में यहाँ पे दो चीज़ मिलाएंगे, क्रोमियम भी मिलाएंगे और निकिल भी मिलाएंगे। निकिल की प्रॉपर्टी देखिए हमने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे कि निकिल क्या करता है, यहाँ पे हमने बताया था कि हार्डनेस को इंक्रीज करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, इलास्टिक लिमिट को बढ़ाता है। क्रोमियम क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। इसका मेन मकसद क्रोमियम का ये है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्रोम निकिल स्टील, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं यहाँ पे हम देखेंगे। इसे हम स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। पूछता है ये एंटी कोरोजिव डिग्री ऑफ दिस स्टील डिटरमाइंड बाय सरफेस ऑफ मेटल एज वेल एज बाय कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन अदर कोरोजन एजेंट्स। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेनलेस स्टील इज क्रोमियम। देखिए क्रोमियम निकिल स्टील इसे हम कहते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें ये बता रहा है कि जो प्रिंसिपल एलॉय है, प्रिंसिपल एलॉय मतलब इसमें किसकी कंटेंट ज़्यादा है, क्रोमियम की या फिर निकिल की। तो बता रहा है कि इसमें क्रोमियम कंटेंट ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पे क्रोमियम कंटेंट ज़्यादा होता है, क्रोम निकिल स्टील में क्रोमियम की कंटेंट ज़्यादा है, या फिर स्टेनलेस स्टील कह सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की कंटेंट ज़्यादा होती है। ये कितना कंटेंट है तो देखिए 18% क्रोमियम होता है और 8% क्या होता है, निकिल होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो इसमें क्या होता है 18% क्रोमियम होता है एंड 8% निकिल होता है। बस आपको ये प्रॉपर्टी, ये सारा लर्न करने वाला प्रॉपर्टीज है। अगर आप सिंपल ये पढ़ेंगे ना फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको समझना, क्योंकि ये कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन इजी होता है समझना। हाँ, इसमें ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं है समझना आपको। अब देखिए मेरा आता है स्टेनलेस स्टील में बी रोल्ड या फिर ड्रॉन, बेंट और फॉर्म्ड टू एनी शेप। अब बता रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, इसके ये रोल्ड हो सकता है, ड्रॉन हो सकता है, बेंड हो सकता है, फॉर्म्ड टू एनी शेप। देखिए किसी भी चीज़ को रोल करना मतलब कि बड़े हैमर से या फिर रोलर से उसे हम सीट में बदल देना, प्रेस करके दबा करके। यही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये मैलिएबिलिटी या फिर इसे हम मैलिएबिलिटी कह सकते हैं। जिसे हम रोल भी कर सकते हैं, ड्रॉन मतलब खींच सकते हैं पतली पतली चीज़ों में, या छोटी से छोटी चीज़ें बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील से। फॉर्म कर सकते हैं मतलब किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं। इजीली बता रहा है कि बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी है स्टेनलेस स्टील की, इसकी इसे हम रोल्ड कर सकते हैं, ड्रॉ खींच सकते हैं, बेंट मोड़ सकते हैं, फॉर्म इनटू एनी शेप मतलब किसी भी शेप में हम इसे बदल सकते हैं बहुत आसानी से। ओके हाँ, because this steel expand about 50% more than mild steel and conduct heat only about 40% as rapidly। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये स्टील जो होता है 50% मोर क्या है, एक्सपेंड हो सकता है माइल्ड स्टील से। जो माइल्ड स्टील होता है ना उससे ये 50% ज़्यादा एक्सपेंड होता है। इसलिए हम आसानी से इसे रोल कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं और किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। और ये हीट कंडक्शन कितना देता है 40%। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। देखिए एग्जॉस्ट कलेक्टर, स्टैक्स, मैनीफोल्ड। आपको बताऊंगा मैनीफोल्ड एक ढांचा ही होता है, स्ट्रक्चर, मशीन पार्ट, स्प्रिंग में यूज होगा, कास्टिंग, टाई रॉड, कंट्रोल केबल में, फायरवॉल्स में इसका यूज होता है। हाँ, जो फायरवॉल होता है ना, आपको पता है इंजन के पास फायरवॉल होता है। यस सर। हाँ, तो
हाँ बताइए क्यों। बॉडी में हीट नहीं है। हाँ क्योंकि वो फ्यूल टैंक, हाँ कैबिन में क्या बोल रहे हैं, हिट ना आए और हाँ कंडक्ट ना हो, या फिर फ्यूल टैंक में कोई इशू ना करे, क्योंकि फ्यूल टैंक के नीचे ही रहता है इंजन, तो फ्यूल टैंक में हीट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे भी अगर इग्निशन पॉइंट मिल गया उसको तो वो ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। तो ये हम फायरवॉल यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि स्टेनलेस स्टील, ये पूछता है एग्जाम में, स्टेनलेस स्टील यूज होता है मोस्टली फायरवॉल में, ये आपका फायरवॉल हुआ। एंड कंट्रोल केबल में भी है, कास्टिंग स्प्रिंग्स में भी है। हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे क्रोम वैनेडियम स्टील, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं ये क्या है। ये सारे कंपोजिशन है, आपको लर्न करने की ज़रूरत है। क्रोम वैनेडियम स्टील, इसमें क्रोम वैनेडियम स्टील में क्या होगा कि इसमें क्रोमियम भी होगा और वैनेडियम भी होगा। आप लोग सब कंपोजिशन तो समझ रहे हैं, बहुत इजी है। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रोम वैनेडियम स्टील में ना आपका वैनेडियम 18% है और 1% क्रोमियम है, मतलब वैनेडियम की परसेंटेज या फिर कंटेंट ज़्यादा है। एंड इसमें क्या होता है कि ये हीट ट्रीटेड हो जाता है। अगर इसे हीट ट्रीटेड करते हैं, हीट ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे, इसके बाद ही हीट ट्रीटमेंट पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं, उन्हें हम फॉलो करेंगे। हीट ट्रीटमेंट समझेंगे क्या होता है, हीट करना मेटल को, कोल्ड करना, काफ़ी सारे चीज़ें जैसे नॉर्मलाइजिंग है, एनिलिंग है, ये सब हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे आगे आगे वो सारे टॉपिक्स आएंगे। तो अगर हीट ट्रीट हम करते हैं इसे, तो इसके पास क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ आती है, टफनेस इंक्रीज हो जाता है, और क्या, रेजिस्टेंस टू वियर एंड फटिग, फटिग स्ट्रेंथ भी इसके अंदर आता है, और वियर। एंड आप समझिए इसमें ग्रेड ऑफ दिस स्टील इज शीट फॉर्म कैन बी कोल्ड फॉर्म्ड इनटू इंटीग्रेट शेप, ये इस पे कोल्ड फॉर्म्ड होता है। कोल्ड फॉर्मेशन भी आपको हम बताएंगे, कोल्ड फॉर्मेशन क्या है। इट कैन बी फोल्डेड एंड फ्लैटेड विदाउट साइन ऑफ ब्रेकिंग और फ्लेयर, ये कह रहा है कि इसे हम बहुत आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, फ्लैट बेंड कर सकते हैं, किसी भी ब्रेकिंग के या फिर फेलियर के, मतलब कि ब्रेक नहीं होगा, विदाउट ब्रेकिंग हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका एसआई नंबर बता रहा है 6150 इज़ यूज्ड फॉर स्प्रिंग, जिसका एसआई नंबर 6150 है, उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, स्प्रिंग बनाने में। एंड क्रोम वैनेडियम विद हाई कार्बन कंटेंट, अगर क्रोम वैनेडियम है लेकिन हाई कार्बन कंटेंट है इसमें, मतलब क्रोम वैनेडियम आप समझ गए कि स्टील में क्रोम और वैनेडियम की कंटेंट है, लेकिन वो जो स्टील थी वो स्टील कैसे थी, हाई कार्बन स्टील थी, तो उसका ऐसे ही नंबर बता रहा है 6195 का एग्जाम्पल लिया है। इसका यूज हम करेंगे बॉल बियरिंग में एंड रोलर बियरिंग में। आपको ये समझ में आ रहा है टॉपिक्स? ओके, आई थिंक सम स्टूडेंट आर ज्वाइंड। सुरेंद्र शर्मा, ये कब ज्वाइन हुए हैं? सर अभी 5 मिनट हुआ है। ओके, एंड आदित्य, आदित्य कब ज्वाइन हुए हैं? 10 मिनट पहले। ओके ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके ओके, देन ये टॉपिक आपका कवर हुआ इतना। हम नेक्स्ट चलते हैं मॉलिब्डेनम के, मॉलिब्डेनम को स्टडी करते हैं। मॉलिब्डेनम क्या है, इसमें कैसे क्या कॉम्बिनेशन है इसकी। ओके, तो देखिए कह रहा है मॉलिब्डेनम, हाँ देखिए इसमें कह रहा है मॉलिब्डेनम इन अ स्मॉल परसेंटेज इज यूज्ड विद कॉम्बिनेशन विद क्रोमियम टू फॉर्म क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील। मतलब अब ये भी ये कहता है कि हम क्रोमियम और मॉलिब्डेनम को मिलाते हैं और स्टील में हम क्या करते हैं, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम दोनों मिलाते हैं। किस लिए, वेरियस पार्ट्स बनाएंगे एयरक्राफ्ट। हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका यूज करेंगे एयरक्राफ्ट पार्ट्स में। हम देखिए हम जो भी अभी आपको बताएं, क्रोम वैनेडियम स्टील, क्रोम निकल स्टील, निकल स्टील और क्रोमियम स्टील, इनका कहीं ना कहीं यूज था एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में, तो उसी तरह इसका भी यूज होगा। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ पर है। तो ये क्या कह रहा है, क्रोम वैनेडियम मॉलिब्डेनम स्टील में क्या है, आपका मॉलिब्डेनम जो है ना वो ज़्यादा कंटेंट है, ये मेजर एलॉइंग एलिमेंट है। ओके, और इससे क्या होता है,
ये अगर मोलिब्डेनम अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाता है, डक्टिलिटी को बढ़ाता है, वर्केबिलिटी क्या होती है ना कि उस पर हम कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब कौन सा कार्य, शेप बनाना, उसे किसी फॉर्म में चेंज करना, वो बहुत आसान हो जाता है अगर हम मोलिब्डेनम मिलाते हैं तो, क्योंकि डक्टाइल हो गया, आपको पता है ना डक्टाइल कौन सी चीज़ होती है जो बहुत इजीली किसी भी दूसरे शेप में चेंज हो सकती हैं, वही तो डक्टाइल होता है। हाँ, तो उसे हम वर्केबिलिटी कह सकते हैं। वर्केबिलिटी क्या है कि हम उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। और कौन सा काम करना है, हमें शेप ही तो बनाना है, कोई पार्ट्स बनाना है, मेटल पार्ट्स बनाना है, कोई मशीन पार्ट्स बनाना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा डक्टिलिटी और वर्केबिलिटी। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, मोलिब्डेनम स्टील आर टफ होता है, वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डन थ्रू आउट व्हेन हीट ट्रीटेड। अगर हम हीट ट्रीटमेंट इसे करते हैं मोलिब्डेनम स्टील को तो ये हार्ड होता है। एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स प्रिंसिपल फॉर, इसका यूज कहाँ पे हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, देखिए इसका यूज कह रहा है ना कि हम इसका यूज करते हैं इस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अभी, फिर इन्फॉर्म कर रहा है, सिस्टम में थोड़ा इशू है, बता रहा है कि 10 मिनट आफ्टर ये मीटिंग अभी क्लोज हो जाएगी, तो आफ्टर 10 मिनट आफ्टर फिर मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। ओके, तो हाँ, तो फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे गूगल मीट यूज़ करना चाहिए, इसमें बार बार इशू आ रहा है। हाँ, तो कल से हम मीटिंग यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे, आज यहीं से क्लास हो जाए बस। ओके ओके, तो 10 मिनट आफ्टर, अभी मॉड्यूल 9 नहीं, उसका भी मीट यहीं पे करेंगे, मीट पे गूगल पे क्या बोल रहे हैं, जूम पे ही कर लेंगे। हाँ, इसी पे कर लेंगे आज भी। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिस टाइप ऑफ स्टील हैज़ प्रैक्टिकली रिप्लेस्ड कार्बन स्टील इन फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूजलेस ट्यूबिंग। बता रहा है कि ये जो स्टील है ना, ये रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है, जो कार्बन स्टील है ना उसको, फ्यूजलेस ट्यूबिंग में। ट्यूबिंग आप समझते हैं, ट्यूबिंग, ट्यूब वो भी हो, हाँ, वही सारी चीज़ें होती हैं कि जो ट्यूब लाइन चल रही हैं या फिर ट्यूबिंग हो रही है एरोप्लेन्स में, उनका फैब्रिकेशन क्या होता है, उनको बनाना। तो वहाँ पे हम कार्बन स्टील ना यूज़ करके हम ये मोलिब्डेनम स्टील यूज करते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि ये रिप्लेस कर सकते हैं। इंजन माउंट्स बनाने में, माउंट्स आप समझते हैं कि इंजन जहाँ फिट होता है ना, कि वहाँ पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो जब लैंड करे, तो वहाँ पे सॉकर लगे होते हैं इंजन माउंट्स। जो माउंट्स होते हैं ना उस पे सॉकर लगते हैं। माउंट्स क्या होता है, जहाँ पे इंजन को रखा जाता है। ओके, इंजन माउंट्स क्या होते हैं, कॉलिंग कवर है। कॉलिंग क्या है, इंजन का कवर होता है। अब माउंट्स होता है जिसपे इंजन को रखा जाता है, और माउंट्स में सॉकर लगे होते हैं जो इम्पैक्ट को विंग पे अफेक्ट नहीं करेगा या फिर स्ट्रक्चरल पार्ट में नहीं जाएगा अगर लैंड करता है तो। ओके, लैंडिंग, देखिए लैंडिंग गियर में भी मोलिब्डेनम स्टील को बता रहा है यूज करते हैं, और अदर स्ट्रक्चरल पार्ट में इसका हम यूज करते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, टॉपिक है आपका नेक्स्ट, अब अ सीरीज ऑफ क्रोम मोलिब्डेनम स्टील, इसी को तो पढ़ रहे थे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस सीरीज में, इनका सीरीज क्या है, इसमें जो सीरीज कंटेन कर रहा है, इनका सीरीज क्रोम मोलिब्डेनम स्टील का जो सीरीज है ये कंटेन कर रहा है 0.25, रुकिए एक मिनट, हाँ 0.25 to 0.55% carbon and 0.15 to 0.25% molybdenum and 0.5 to 1.11% क्रोमियम। मतलब कि क्रोम मोलिब्डेनम स्टील में ये इनकी कंपोजिशन है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये बहुत आसानी हीट ट्रीटमेंट इसको हम कर सकते हैं,
डीप हार्डनिंग हो सकती है, इजिली मशीन्ड हो सकता है, मतलब किसी भी पार्ट्स में हम इसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी पार्ट्स आसानी से इससे हम बना सकते हैं। इसे आसानी से हम वेल्ड कर सकते हैं, या फिर गैस वेल्डिंग से, या फिर इलेक्ट्रिक, या फिर आर्क वेल्डिंग। हाई टेम्परेचर सर्विस होता है, मतलब कि ये हाई टेम्परेचर एरिया के पास लगते हैं, इसलिए इसने बताया कि इंजन शॉक माउंट में इसका यूज़ होता है, क्योंकि इंजन हीट होता है तो इसलिए हाई टेम्परेचर एरिया है वहाँ पे, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और लैंडिंग गियर आपको पता है कि वो कंप्रेसिबल होता है, जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, वहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो इसीलिए इसको हमने यूज़ किया है। और मोलिब्डेनम इसीलिए यूज किया जाता है स्टील में, ताकि हम उसकी हाई टेम्परेचर, मतलब उसकी टेम्परेचर विदस्टैंड करने की जो क्षमता है, जो सहन क्षमता है टेम्परेचर को सहने की, उसे हम इंक्रीज करते हैं। तो मोलिब्डेनम की मुख्य प्रॉपर्टी यही होती है मिलाने की, कि हम उसे स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर सहने की उसकी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, एंड इससे वो, और ये क्या कर देता है, मेटल को डक्टाइल कर देता है, वर्केबिलिटी आसान हो जाती है। ओके, हेलो, ओके। अभी देखिए हम आते हैं इनकोनल। इनकोनल को देखिए सिंपल से याद करने का एक ट्रिक हम बताते हैं। इनकोनल इसका कोई ट्रिक है क्या? हाँ, देखिए इनकोलन का हमने एक थोड़ा सा ट्रिक बताया था कि कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि इनकोलन मीन्स क्या होता है। तो देखिए इन से इन को थोड़ा सा एन को फर्स्ट लाइए, तो देखिए निकिल हो जाता है, अकोनल से सी से हम क्रोमियम समझते हैं। ओके, आपको समझ में आई है बात? देखिए एन को आगे लाइए, एन से एन को आगे लाइए तो निकिल हो गया, अकोनल से सी से क्रोम हो गया। समझ गए आप लोग? तो ये निकिल क्रोमियम आयरन एलॉय हो गया, या फिर आयरन आप छोड़ दीजिए, आयरन कहने से जरूरत नहीं, क्योंकि निकिल क्रोमियम स्टील है एक तरह से। ओके, अब आप सोचेंगे कि सर एक पीछे भी तो आपने पढ़ाया था कि क्रोमियम निकिल स्टील, वो देखिए अलग स्टील थी, उनमें और इनमें अंतर है। देखिए आपने एक यहाँ भी पढ़ा था क्रोम निकिल, देखे पढ़ा था ना, स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे देखिए। हाँ, तो ये जो क्रोम, देखिए रुकिए हम इसे कलर करते, ये वाला देखिए क्रोम निकिल, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, क्रोम फर्स्ट है। तो यहाँ का थोड़ा ट्रिक क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोम है, क्रोम फर्स्ट है ना, तो क्रोम की कंटेंट ज़्यादा रहेगी और निकिल बाद में है ना, क्योंकि इसका नाम क्या है, क्रोम निकिल, तो मतलब क्रोमियम की एलॉइंग एलिमेंट ज़्यादा होगी और निकिल एलॉइंग एलिमेंट क्या होगी, कम होगी। ओके, हाँ, याद करने का ये तरीका है इसका कि क्रोम निकिल स्टील में क्या होती है, क्रोमियम ज़्यादा होगी, क्योंकि क्रोमियम फर्स्ट हम नेम उसका पढ़ रहे हैं, क्रोम निकिल, तो क्रोम फर्स्ट आ रहा है तो क्रोम ज़्यादा होगी और निकिल बाद में आ रहा है तो निकिल कम मात्रा में होगी। और इसको हम कह देते हैं 18-8 स्टील भी कह सकते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और नेक्स्ट में देखिए हमने आपको क्या बताया है, नेक्स्ट जो आया है इनकोनल। देखिए इनकोनल में क्या है, इनकोनल में देखिए इन से हो, हमने बताया आपको ट्रिक की एक कि एन को पहले लाइए तो निकिल हो जाता है, हाँ, और सी से क्या हो जाता है, क्रोमियम हो जाता है। तो देखिए अब निकिल यहाँ पे पहले है ना, तो इसमें किसकी कंटेंट ज़्यादा होगी, निकिल की कंटेंट ज़्यादा होगी। हाँ, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। ओके, और क्रोमियम हमने बताया, क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है, क्रोमियम बस इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। हाँ, देखिए अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, हमने आपको इसका समझा दिया। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इनकोनल स्टील कह सकते हैं इसका 1 10 100 10,000 लाख 1 लाख PSI एनिल्ड होता है और 1,25,000 PSI हार्ड रोल्ड होता है। 1,25,000 PSI हार्ड रोल्ड मीन्स ये होता है कि अगर हम इसे सीट बनाना चाहते हैं तो हमें इतना प्रेशर देना पड़ेगा, 1,25,000 PSI का प्रेशर, मतलब समझिए ये एक तरह से बहुत हार्ड स्टील है। ओके, हाँ, और ये हाईली टेम्परेचर हाईली रेजिस्टेंट टू साल्ट वाटर, तो हमने बताया क्योंकि देखिए इसमें क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंट को इंक्रीज करता है, तो इसलिए साल्ट वाटर को हाईली रेजिस्ट करता है एंड विदस्टैंड टेम्परेचर को भी सह सकता है। कितना, 1600 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को ये सह सकता है, इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक ये विदस्टैंड कर सकता है, मतलब सह सकता है, ये मेल्ट नहीं होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
ये आसानी से बिल्ड हो जाता है। ये भी वर्किंग क्वालिटी सिमिलर दोज ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। इसकी वर्किंग क्वालिटी कह रहा है कि सिमिलर है कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील से। ये इतना हुआ। ओके, हेलो, हाँ सुनिए, हम क्या करते हैं कि अभी हम तुरंत अभी बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी 2 या 3 मिनट में ये अपने आप बंद होने वाला है। ओके, हेलो, हाँ आप लोग सुन रहे हैं? तो देखिए, हमने आज कौन कौन से निकिल कौन कौन से स्टील हमने आज कवर करी है। तो हम लोगों ने कवर किया है निकिल स्टील, जो कि यहाँ पे है, क्रोमियम स्टील, निकिल स्टील, क्रोमियम स्टील एंड क्रोम निकिल स्टील, स्टेनलेस, वही स्टेनलेस स्टील हो गया, और क्रोम वैनेडियम स्टील, मोलिब्डेनम स्टील। यहाँ पे आ जाते हैं आपके क्रोम मोलिब्डेनम स्टील और इनकोनेल स्टील लास्ट था। इतने आपके स्टील हैं जो कि आपको कवर हो गए। इनमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट रिजल्ट इन कोलन स्टेनलेस स्टील एलॉय। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट हम आपको कल कवर कराएंगे क्योंकि हमने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ओके, हाँ। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एयरक्राफ्ट मटेरियल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको रिमूव हो जाए। सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं क्या कहते हैं। अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट में हम इनकोनेल जो स्टील है उसमें निकिल है, क्रोमियम है, और जो स्टेनलेस स्टील है उसमें भी क्रोमियम है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट में क्या होता है, हम इस कोरोजन रेजिस्टेंट को चेक करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल रेजिस्टेंस से हम इसकी कोरोजन प्रॉपर्टी, जो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ना, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। वही इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट है, तो हम आपको कल उसको समझा देंगे। ओके, ओके देन very important to check the appropriate structure, repair, manual aircraft manufacturer design structure member to meet specific load requirements. Method of repairing these members apparently is similar in construction with the very different aircrafts. Next क्या कह रहा है, 4 requirement must be kept in mind while selecting substitute metal. The first most important of this maintaining is original strength of the structure. The other 3 are maintaining counter or aerodynamic smoothness, maintaining original weight, keeping added weight to a minimum, maintaining the original corrosion resistance property of the metal. ये बता रहा है कि अगर हम किसी भी मेटल को सिलेक्ट करते हैं एयरक्राफ्ट की पार्ट्स बनाने में, सब्स्टिट्यूट करने में, तो हमें क्या क्या उस पर फोकस रखना है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों पे ध्यान देने की बात कर रहा है। 4 टॉपिक बता रहा है। फर्स्ट ये बता रहा है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस, मेंटेनिंग इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। मान लीजिए जितना स्ट्रेंथ था किसी भी मेटल का, हमने लिया उसको, और उसमें हमें एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट्स बनाना है जहाँ हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है।
तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि अगर हम उस पर कोई भी वर्क करें, हैमरिंग का, फोर्जिंग का, कोल्ड या हॉट वर्क या फिर कोल्ड वर्क, कोई भी वर्क करें, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ये होना चाहिए कि वो उसका जो स्ट्रेंथ है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उस मेटल पार्ट्स की, वो खराब ना हो, वो रहे सेम टू सेम। सेकेंड में ये बोल रहा है कि मेंटेन काउंटर एंड एरोडायनेमिक स्मूथनेस, उसकी जो वो एरोडायनेमिक आप समझते हैं ना कि वो कहीं उठा ना हो या फिर वो खुरदरा ना हो, एक तरह से स्मूथ हो, क्योंकि एरोडायनेमिक्स मिले, क्योंकि जो एयर का जो फ्लो है ना वो स्मूथली हो एयरक्राफ्ट सरफेस से। ओके, हाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि रिबिट्स भी हम ऐसा यूज़ करते हैं फ्यूजलाज में, जो कि काउंटर सैंक होता है, कि जो फ्यूजलाज के अंदर के सरफेस पे ही रह जाए, ऊपर ना निकले, क्योंकि वो छोटी छोटी जो ऊपर अगर रिबिट्स निकलती है ना, उभर आती है ना, जैसे राउंड हेड रिबिट अगर यूज नहीं करते हैं, राउंड हेड रिबिट अगर यूज करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा? जो एरोडायनेमिक फ्लो है, एयर फ्लो, वो डिस्टर्ब करेगा, ड्रैग क्रिएट करेगा, एग्जैक्टली ड्रैग क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम वही यहाँ पे भी बता रहा है। मेंटेनिंग ओरिजिनल वेट, उसका वेट ना बढ़ा दे। अब देखिए, आप कोई मेटल पार्ट्स लाए, अब उसका हम यूज़ कर रहे हैं, अब उसका वेट हम जितना है, अब हम मान लीजिए 7 kg का है, वो 8 kg का कर दिया तो क्या फ़ायदा है? हमें तो वेट कम चाहिए ना एरोप्लेन में। एरोप्लेन का इम्पोर्टेंट क्या है कि वेट चाहे जितना भी कम हो, लेकिन स्ट्रेंथ कम ना हो। वेट मिनिमम रखनी चाहिए और स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ओके, तो जब ये मेटल्स में नहीं मिला प्रॉपर्टीज़, काफ़ी चीज़ें, जब नॉन फेरस में भी ये प्रॉपर्टीज़ नहीं मिला, पहले तो मेटल का यूज़ किया गया तो बहुत ज़्यादा हैवी एयरक्राफ्ट होते थे, धीरे धीरे मेटल्स नॉन फेरस का भी यूज़ किया गया तो थोड़ा हल्के एयरक्राफ्ट हुए, फिर देखा गया कि ये भी थोड़ा सा वेट है और भी हम कैसे भी इसको कम करें, तो फिर क्या आया? कंपोजिट्स आया। फिर कंपोजिट्स यूज़ किया जाने लगा एयरक्राफ्ट में, जिससे वेट को बहुत अधिक मात्रा में रिड्यूस किया गया। ओके, हेलो, सर। यस, यस सर। ओके ओके। देन हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, मेटल वर्किंग प्रोसेस। मतलब कि क्या है यहाँ पे कि जो भी मेटल या फिर मटेरियल यूज करना है हमें एयरक्राफ्ट पे, उस पे हमें वर्किंग जो उस पर कार्य होता है वो कितने तरीके से होता है। तो यहाँ पे 2 या 3 तरीके के कार्य बता रहे हैं। हॉट वर्किंग हम आपको बताएंगे, एंड कोल्ड वर्किंग आपको बताएंगे, और एक है लास्ट वन स्ट्रूडिंग के बारे में बताएंगे। द मेथड used will depend on the metal involved and the part required, although in some instances both hot and cold working method may be used to make single parts. हॉट वर्किंग में देखिए क्या है, हॉट वर्किंग हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, बाकी आफ्टर 10 मिनट्स ये हम क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी 7:50 से फिर हमें ह्यूमन फैक्टर स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा हमें भी रेस्ट की ज़रूरत है 10 या 15 मिनट्स की। सो आफ्टर 10 मिनट्स मैं क्लोज करूँगा। ओके, हाँ, ताकि आप लोग को भी रेस्ट मिल जाए, अगर आप लोग ह्यूमन फैक्टर की क्लास लेते होंगे तो। तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, हम आपको थोड़ा सा स्लाइड करके दिखाते हैं। ये हमारा हॉट वर्किंग है। हॉट वर्किंग में हमने आपको एक सिंपल सा बताया कि फॉर्जिंग क्या होती है, वो भी हॉट वर्किंग में आती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हीट करते हैं, और हीट करके क्या करते हैं, उसे हैमर से हीट करते हैं। हीट तो करना ही करना है, टेम्परेचर उसकी इंक्रीज करनी है, और जब वो रेड हॉट हो जाता है तो क्या करते हैं, उसे हैमर से बीट करते हैं, पीटते हैं, करते हैं ना। इसे हम इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्जिंग कहते हैं। तो ये भी एक हॉट वर्किंग का प्रोसेस है। हैमरिंग जैसे कहा जाता है कि पीटना, हैमरिंग करना, एंड एक कोल्ड वर्किंग होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें रोलिंग भी आता है, क्योंकि अगर हम मेटल सरफेस को रोल कर दें तो वो हीट होता है एक तरह से। रोल करना मतलब कि उसकी अधिक मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करके उसे क्या करना, बेंड करना, या फिर सीट में उसे चेंज करना, वो रोलिंग में आता है। एनएल्ड भी है इसमें। नॉर्मलाइजिंग आपको बताएंगे, हमने बताया था। ये इसमें क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, फिर उसे कूल करते हैं। जब देखिए
हार्डनेस बढ़ाने के ये सारे तरीके होते हैं, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, इसमें हम हार्डनेस को ही इंक्रीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, कल हम इसको अच्छे से ब्राइव करेंगे। ओके। एंड एनलिंग को नॉर्मलाइजिंग, यहाँ पे कोल्ड वर्क टू मच हीट ट्रीटिंग भी है। फिर देखिए यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट आ जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर है, हीट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट है, फर्नेस एंड साल्ट बाथ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीटिंग है, टेम्परेचर चार्ट्स, सोकिंग एंड कूलिंग, ये सारे हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस में आती हैं, सारी हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस में आती हैं। क्वेंचिंग, ये भी उसी में आता है। टेम्परिंग आप लोग समझते हो, टेम्परिंग का नाम सुना है? टेम्परिंग का नाम सुना? हाँ, टेम्परिंग में क्या होता है ना, हम दोबारा हीट करते हैं, जैसे हम रीहीट ट्रीटमेंट कहते हैं, रीहीट करना, दोबारा हीट ट्रीटमेंट देना। जब रिबिट्स के बारे में हम बताएंगे ना, तो उसमें दो तरह के रिबिट्स आते हैं, आइस बॉक्स रिबिट एंड फील्ड रिबिट। नाम सुना है आप लोगों ने? तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है, किस तरह से किसको टेम्परिंग दिया जाएगा, किसको नीड, आइस बॉक्स को टेम्परिंग की नीड है कि नहीं है, या फिर फील्ड रिबिट को टेम्परिंग की नीड है कि नहीं है, और किसकी किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, हम उसमें पढ़ेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोग समझते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। स्टील के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 2600 आई थिंक आप 2600 नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर आपकी स्टील की है 1400 फ़ारेनहाइट टू 1600 फ़ारेनहाइट। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे अगर हम स्टील को गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, स्टील की जो इंटरनल हाँ मेल्ट होता है, वो भी सही है, आप सही बता रहे हो, मेल्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जो उसकी इस इंटरनल स्ट्रक्चर है, ग्रेन बाउंड्रीज है, वो सारा रीअरेंज होता है। क्या होता है? रीअरेंज होगा, मतलब उसकी जो ग्रेन बाउंड्रीज है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो रीअरेंज होगा। और उसमें अगर कोई स्ट्रेस होता है पहले से, उन स्ट्रेस को दूर किया जाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को और अच्छा एक तरह से मतलब अप्रोप्रिएट करा जा सकता है, अप्रोप्रिएट किया जाता है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। हम आपको बताएंगे, ये सारे हीट ट्रीटमेंट में आ जाएंगे प्रोसेस, कल हम इसके क्लास को करेंगे। ओके, आज की क्लास हम बंद करते हैं। ओके, और आप लोग ये कर दीजिएगा कि जस्ट जो भी लोग हैं आज क्लास कर रहे थे, वो अपना नेम, लोकेशन आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, एंड आपकी इंस्टीट्यूट नेम एंड लाइसेंस कैटेगरी आपकी क्या है वो राइट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो लिस्ट बनाऊँ ये मॉड्यूल 6 की, उसमें मैं मेंशन कर सकूँ। ओके, हाँ, आफ्टर क्लास जैसे लिस्ट, हम लिस्ट इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा तुम पढ़ाते हो या फिर तुम पढ़ाते हो तो कौन कौन से बच्चे, हमें ये जानना जरूरी है ना कि कौन कौन सा लड़का मेरे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ओके, हाँ, और इसलिए बस ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको ही सब कुछ प्रोवाइड करूँगा और किसी को नहीं प्रोवाइड करूँगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझे पता रहता है कि मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे से कौन कौन पढ़ रहा है। हाँ, तो बस इसलिए हम आपकी लिस्ट बना के रखते हैं कि हाँ कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और किन को हमें कौन सी लिस्ट प्रोवाइड करनी है, या फिर कौन सी टॉपिक्स या फिर नोट्स हमें प्रोवाइड करनी है। क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, बाकी तो हम सबके लिए दूसरे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि आपके बारे में पता रहेगा तो ये हमारे लिए सही है, और नहीं तो कल आप हमसे आएंगे कहेंगे सर हमने आपसे पढ़ा, हमने कहा हमें तो नहीं पता है, तो आप कहेंगे तो सर तो बड़े मतलबी हैं, पढ़ाए भी, हम पढ़े भी हैं, इनके क्लास भी की, इनको पता भी नहीं है मेरा नाम भी तो ये होता है, ऐसे करनी। ओके, देन हम क्लास को बंद करते हैं।
ओके ओके सर, थैंक यू सर. ओके वेलकम ऑल ऑफ वेलकम Okay, thank you. वेलकम थैंक यू सर. वेलकम वेलकम